Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आज मैं आपके सामने देखिए भारत और चाइना हम लोग बार बार अपने चैनल पे बोल चुके हैं कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। भारत और चाइना का इतिहास बहुत पुराना जाता है। मेरी बुक आप जरूर देखिएगा, ये महाभारत पे आधारित है। इसी पे पांडवास द फेमस फाइट। इस बुक में मैंने ऐसे 4 इंस्टेंसेस दिखाए हैं जहाँ पे चीन और भारत, चीन जो है एक छोटा सा प्रांत है जो टुडे जो दिखता है चीन, उसके कोने में है, छोटा सा प्रांत है बीजिंग से थोड़ा नीचे। उसको शरांग भी बोलते हैं, शहांग भी बोलते हैं, बाकी नाम उसके होंगे वहाँ पे। वो भारत के हस्तिनापुर को कर देता था महाभारत में। 4 बार इंस्टेंसेस है। दुर्योधन मेंशन करता है, राजसूय यज्ञ में होता है, अर्जुन की अश्वमेध यज्ञ में होता है, फिर युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें भी चीन जो है, चीन पार्टिसिपेट कर रहा है। और कुछ लोग मुझे बताते हैं कि 1921 तक भारत में मंचूरियन के राजाओं ने कर भेजा, 1921 तक। तो ये चीन का इतिहास रहा है। चीन में जितने भी मंदिर हैं, ये मेरी बुक है ओरिजिनल एटलस, जितने भी मंदिर हैं वो सभी जो है हिंदू सनातनी मंदिर हैं। चीन का जो रिलीजन है, जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, अभी तो बहुत कन्वर्जन चल रहा है वहाँ पे कैथोलिक्स का, और कैथोलिसिज्म घुस गया है, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से कैथोलिसिज्म काफ़ी जगह आ गया है। लेकिन चीन का जो ओरिजिनल रिलीजन कल्चर है, जो जिसके वहाँ के लोग वो जिसको फॉलो करते हैं, वो भी सनातन धर्म से कनेक्टेड है। चीन में जितने भी एंशिएंट टेम्पल्स हैं, मेरी नई बुक में आप देखेंगे द इंटरस्टेलर वॉर में देखेंगे कि किस तरह वो सारे मंदिर भी सनातन से कनेक्टेड है। जो भी बुद्धिज्म बोला जाता है वो एक्चुअली सनातन धर्म है वहाँ पे, क्योंकि बुद्धिस्ट ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी जो बढ़ाने के लिए, जो बाद में गौतम बुद्ध वाले लोग हैं। वो गौतम बुद्ध ओरिजिनल बुद्ध नहीं है। ओरिजिनल बुद्ध जो है भागवत पुराण में लिखे हुए हैं, जो करीब 1200 वर्ष या 1300 वर्ष परीक्षित के जन्म के बाद आए थे। तो तब आए थे वो, तो वो ओरिजिनल वाले हैं। तो जो ओरिजिनल बुद्ध था, बुद्धिस्ट जो सनातन बुद्ध जो था, वो विष्णु का अवतार बोले जाते हैं। जो पूर्व दिशा में गए, जो मॉडिफिकेशंस हुआ, पोस्ट कॉलोनियल मॉडिफिकेशन या कॉलोनियल मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग ओपियम वॉर्स, ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट चीन में जो हुआ, उसकी वजह से उनको अलग आइडेंटिटी दी गई। तो वहां पे वो पॉलिटिकल हो गया। बुद्ध का जो उनका जो बुद्धिज्म है वो पॉलिटिकल हो गया। और वहां पे क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल बुद्ध हैं वो तो सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, उनके सारी जो टीचिंग्स है, यद्यपि उनका जो अवतार हुआ वो हुआ कि मांस भक्षण को रोकने के लिए, वेदों का दुरुपयोग करके जो मांस भक्षण होता था उसको रोकने के लिए हुआ। लेकिन जो चीन में जो बुद्धिज्म गया वो पॉलिटिकल बुद्धिज्म था, जिसने उन्हीं सनातन मंदिरों के ऊपर बौद्ध मंदिर बना दिए। आप देखेंगे मंगोलिया में अभी भी त्रिशूल साइन रहता है, क्योंकि वो टेंगरी जो है, वो जो टेंगरिज्म है वो भी एक मेरी अलग पुस्तक में है, दी गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसको भी मैंने एक बार दिखाया था, वो शायद यहाँ पे रखी हुई है, ये रहा पुस्तक है। तो वो जो ये जो था वो टेंगरिज्म बन गया, टेंगरिज्म जो कि सनातन धर्म ही है, महाकाल के भक्त हैं। जंगीज खान मुसलमान नहीं था। खान सरनेम जो होता है, भेड़ जो चराने वाले होते हैं उनको बोला जाता है। तो खान जो, उसको अंग्रेजों ने कर दिया खान। जितने भी खान सरनेम रखते हैं वो ओरिजिनली चंगेज खान जो कनेक्ट करते हैं, वो खान का अर्थ होता है भेड़ चराने वाला। तो भारत के खानों को बड़ा दुख होगा, ये भारत में बड़ा चलाता है खान खान। भाई एक खान सर भी पकड़े गए अभी, निकले तो वही जो थे, निकलना चाहिए था ना। ऐसे लोगों को आप फॉलो मत करिए प्लीज। आप ट्रेडिशनल लोगों को फॉलो करिए जो अपनी क्रेडिबिलिटी का के हिसाब से बताएं कुछ। मतलब उल्टे सीधे लोगों को फॉलो मत करिए जो ये प्रोपेगेंडा में है। एनीवे, तो जो खान सर ने, वो जो है टेंगरी है, पूरा का पूरा सेंट्रल नीचे टेंगरी है, महाकाल का भक्त है। भद्राश्व वर्ष है पूर्व से, मेरु पर्वत के पूर्व में,
और पश्चिम में है केतुमाल वर्ष। ये पूरा का पूरा रीजन शिव भक्तों का रीजन है। केतुमाल वर्ष में और हरिवर्ष में नरसिंह देव की पूजा होती है, जो सेंट्रल एशिया में आता है, मेरू पर्वत के चारों ओर। लेकिन ज्यादातर वो महाकाल के भक्त हैं। महाकाल के भक्त पूरी पृथ्वी पे आपको मिलेंगे। पृथ्वी का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो कोई भी पार्ट है जहां महाकाल की पूजा ना हो। तो महाकाल का भक्त है। वो महाकाल जो है उनकी पूजा की जाती है नेपाल में। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जो महाकाल की अर्च विग्रह है वो ही चंगेज खान की इष्ट देव है। तो चीन का इतिहास तो भारत से कनेक्टेड है इंट्रिंसिकली। मलय देश जो थे वो भारत ही थे। ग्रीक हिस्टोरियंस बताते हैं कि मलय देश भारत ही थे। अगर कोई चीन का व्यक्ति सुन रहा है तो सुने ध्यान से, और उसको ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा एंड दे कैन हियर इट। तो चीन के जो भक्त थे, चीन मलय देश है, इन वियतनाम है, ये सब भारत ही था, भारत का ही क्षेत्र था। इंडोनेशिया पे डच की वजह से इस्लाम बढ़ा। मलेशिया में डच और इंग्लिश की वजह से इस्लाम बढ़ा, क्योंकि अंग्रेजों को इस्लाम बढ़ाना था ताकि अराजकता फैलाई जाए। इस्लामिज्म को फैलाने के लिए अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है, डच का बहुत बड़ा हाथ। तो मैं चाहता हूं कि सारे भारत के मुसलमान जाएं, नीदरलैंड्स में रहें, बड़े शान चौकत के साथ रहें, या फिर किसी और यूरोपीय देश को चुन लें, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा वहां रहना। बट भारत में तो सनातन धर्म, भारत तो हमेशा पावरफुल कंट्री रहा है। अब जब जयशंकर जी चीन के पास गए और हम लोग दोस्ती की बात करें, जस्ट इमेजिन, भारत के 1.4 बिलियन लोग और चीन के करीब 1 बिलियन से थोड़े कम बचे हैं, उतने लोग अगर मिल जाएं, कंबाइंड मार्केट विल बी ह्यूज, दुनिया का हिला देगा वो। और इसी बात से डर है पश्चिम देशों को। पश्चिम के देश जो हैं कभी भी ये नहीं चाहते कि भारत और चीन एक साथ रहें, उनको चाहिए कंपटीशन। इसलिए वो आपने देखा होगा कि भारत जो है हमेशा एक नपे तुले मापदंड से चलता है। चीन ने की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो हाईजैक कर लिया चीन को, वो जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, वो नॉर्मल नहीं है। और बार बार उस तरह की ग्रोथ को जो है पश्चिमी देशों ने बनाया, पश्चिमी देशों ने बढ़ाया, और पश्चिमी देशों ने फिर उसी को उन्होंने कब्जा किया, और चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू उन्होंने फेक एक क्रिएशन किया फॉर देयर चीप इंपोर्ट्स। मतलब वो चाहते थे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है और पॉपुलेशन काफ़ी लेजी है। पॉपुलेशन वो वाली है जिसको आपने खुला खिला के मोटा कर दिया और उनके वो अंदर से बेसिक इंटेलिजेंस ही छीन ली, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटेड पॉपुलेशन है पूरी। मेजोरिटी एंग्लो सैक्सन जो है नॉर्थ अमेरिका में, जो मेजोरिटी ऑफ जो लोग जो फार्म काम करते हैं वो करते हैं मैक्सिकन करते हैं, डॉक्टरों में भारतीय लोग करते हैं, बट ट्रेडिशनल इनोवेशन है ही नहीं यहाँ पर। तो सारा उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया दिमाग का काम, और बोलते हैं कि डिज़ाइंस दिया। नहीं, आप चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जाके सुनेंगे तो बताएंगे कि इनिशियल जो उनको रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने दी, बट उस पर जो इनोवेशन है वो चाइनीज़ ने करी। सेम प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर ये लोग खर्च करते थे। तो मतलब अमेरिकन गरीबी शुरू हुई 1973 के बाद, जब पेट्रो डॉलर बिकम द पॉपुलर थिंग। अब वो चाहते हैं कि अब जो अमेरिकन डॉलर है शुड बी बेस्ड ऑन रेयर अर्थ, इसकी बात हो रही है अभी। और धीरे धीरे जो फ्यूचर में बता रहे हैं, मतलब सारे प्लान्स बदल रहे हैं वो लोग। दुनिया भर में अगर आप इतिहास देखें, सोने पर आधारित करेंसीज रही हैं। जो चीन और भारत की कॉमन करेंसी थी वो थी निष्क, जो कि सोने पे और निकल पे आधारित थी। कुछ कभी निकल पे या फिर कभी कॉपर पे आधारित थी। लेकिन जो मॉडर्न कॉपर तो नहीं होगा, ब्रास पे आधारित थी, पीतल कॉम्बिनेशन पे आधारित थी, वो ओरिजिनल करेंसी थी। लेकिन धीरे धीरे ये इतिहास बदलता रहा, और जो युद्ध की परिस्थिति क्रिएट की गई, उनका प्लान था पश्चिमी देशों का कि अगर भारत और चीन हमेशा दुश्मन बने रहेंगे तो
हमारा काम आसान हो जाएगा, एक को दूसरे से बढ़ाएंगे, दूसरे को इससे बढ़ाएंगे। इसे हम देखा होगा 1962 का जो वॉर था, वो एक तरीके से नेहरू ने इनवाइट किया था। नेहरू ने इनवाइट किया था और नेहरू ने 1962 से पहले चीन को तिब्बत भी दे दिया। तिब्बत उसकी प्रॉपर्टी में नहीं था, उसकी कंट्रोल में नहीं था, भारतीय सेनाओं के कंट्रोल में था। आप पुराने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स देखिए इंडियन आर्मी के। इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट सेंट्रल तिब्बत में है, ईस्टर्न तिब्बत में है, ऊपर इन द मिडिल ऑफ द टुडेज चाइना। वो इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट्स थे वहाँ पे कैंटोनमेंट्स थे, वहाँ पे पोस्ट थी वो सारी। तो उससे आपको पता लगता है कि कहाँ तक चीन एक्चुअली में था। चीन बहुत शुरू से छोटा रहा, लेकिन ये इसको ब्रिटिश ने इसको बड़ा बनाया और उसके बाद उन्होंने, और भारत ने अपना क्लेम छोड़ दिया। ये नेहरू की गलती है। अगर नेहरू की गलती नहीं होती तो आज पूरा का पूरा चीन ही होता। तो पश्चिमी देशों ने चीन को खड़ा किया एक तरीके से, आप देखेंगे पूरा ब्रिटिश ने और बाकी कंट्रीज ने खड़ा किया है। जो जापानीज से बचने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज के जो एडवांसमेंट था, जापानीज का जो ऑक्यूपेशन था, उससे उन्होंने बचाने के लिए या उससे compete करने के लिए उन्होंने, क्योंकि पहले पूरा ओपियम ट्रेड वहाँ से चलाया था ब्रिटिश ने, और उससे बचने के लिए उन्होंने चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू वहाँ पे एक स्ट्रांग मिलिट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, लेकिन गरीब रखा उन्होंने चीन को, कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा गरीब रखा। द रियल वेल्थ उसका ओपन हुआ 1973 के बाद। 73 के बाद आप देखेंगे, 71 के बाद, कार्टर के बाद जो है चाइनीज इकोनॉमी स्काई रॉकेट कर गई, बिकॉज ये आर्टिफिशियल पेट्रो डॉलर्स में सारा का सारा डॉलर्स और राउटेड, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और राउटेड टू चीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और इसी तरह चीन का प्रोग्रेस हुआ। अब इनको सडनली फील हुआ कि ये तो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गया है, बिकॉज द चाइनीज आर टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। इतनी बड़ी नेवी बना ली उन्होंने ये कर दिया, और चीन ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। उन्होंने किसी भी वेस्टर्न सोशल मीडिया को घुसने नहीं दिया। दे अंडरस्टूड कि अगर वेस्टर्न सोशल मीडिया घुसेगी तो वो पूरी चीन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी। भारत ने वेस्टर्न सोशल मीडिया को घुसने दिया। इनफैक्ट कोई भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म कैन नॉट अर्न रेवेन्यूज विदाउट टारगेटिंग इंडियंस राइट नाउ। और भारत ने दूसरा स्ट्रेटेजी यूज किया। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को जो डिविडेंड है, पॉपुलेशन इज अ डिविडेंड, पॉपुलेशन इज नॉट बैड, पॉपुलेशन भारत के लिए अच्छी है। भारत की जो गवर्नमेंट अभी इस समय बोल रही है 2 बच्चे करना, उसकी वजह से वो चीन वाली हालत हो जाएगी। 3 मिनिमम चाहिए, 3 मिनिमम। बट भारत ने उस पॉपुलेशन डिविडेंड को यूज किया और वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को भारत पर डिपेंडेंट कर दिया। लेकिन फिर भी डेटा चोरी तो उनका हो रही है, डेटा चोरी हो रही है, तो द वेस्टर्न कंट्रीज हैव फुल एक्सेस टू इंडियन डेटा। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने अपने डेटा पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया और अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए, टिकटॉक और वीचैट, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए। भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भारत का पूरा फोकस था कि वेस्टर्न सोशल मीडिया को यूज करना, और भारत के पॉलिटिशियंस आर प्रोमिनेंट ऑन वेस्टर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। चाइनीज प्रेसिडेंट इज नॉट देयर ऑन वेस्टर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वहां पे भारत का कुछ सॉवरेंटी लूज हुआ है, बैड प्लानिंग, बैड ऑर्गेनाइजेशन, बैड डिलीवरी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि भारत के जो भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स बने, भारतीय गवर्नमेंट से उनको प्रमोट नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय के प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक नरेंद्र मोदी वाज नॉट ऑन द इंडियन प्लेटफॉर्म। उन्होंने हमेशा वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स यूज किए। चाइनीज ने ऐसा नहीं किया। क्या जरूरत है, क्या रीजन है, मुझे पता नहीं। आई डोंट नो द एक्चुअल रीजन, और उसमें ज़्यादा मैं स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि उधर वो जगह पे जाना इट्स ए डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट एनीवे, मुझे सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों नहीं किया, और उसका कोई रीजन दिखता नहीं है, वैलिड रीजन नहीं दिखता कोई भी। बट एनीवे, नॉनदलेस, तो चीन ने जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी, लोग आप बहुत मजाक बनाते हैं चीन का, लेकिन मैं चीन बहुत बार गया हूँ, और एंड आई ऑलवेज फाइंड चाइनीज टू बी वेरी फ्रेंडली। मैं प्रो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन। उनको चीन लोग ही पसंद नहीं करते। लेकिन आई एडमायर चाइनीज पीपल जो हमारे जैसे हैं।
उनका सोचने का तरीका भारतीय है, क्योंकि सारे रिलीजन उनके यहाँ से है। शाओलिन का मंदिर केरल से है, उनके स्कंद की पूजा करते हैं, ज़्यादातर स्कंद की पूजा करते हैं। और वहीं से जापानीज को भी, जापानीज गॉट देयर वर्जन फ्रॉम चाइना। जो बुद्धिस्ट जो ट्रैवलर्स थे वो जापान पहुंचे थ्रू चाइना। तो पूरा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब जो देश हैं ये सारे भारत से कनेक्टेड हैं। और उनके साउथ में जितने भी, वियतनाम तो ऑब्वियसली हैं, ये सब तो देश हैं ही। तो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि ये जो अब जो डॉन हुआ है कि पश्चिमी देश जो थे अपनी सेनाओं को लेके आते थे, लूटते थे एशिया, चाइना को, भारत को, साउथ ईस्ट एशिया को, और उस वेल्थ से बनाया है अमेरिका, उस वेल्थ से बनाया है यूरोप। तो ये लूट के चले गए और बना दिया अपना जगह। अब इनको सबसे बड़ा डर पश्चिमी देश को लगा है, चीन की सेना, नौसेना बहुत बड़ी है, भारत की नौसेना बड़ी एग्रेसिव है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वॉर जीतने के लिए बनी है भारतीय नौसेना। चीन की नौसेना डिफेंस के लिए बनी है, चीन की नौसेना एग्रेशन के लिए नहीं बनी है। चीन की नौसेना डिफेंस के लिए बनी है, भारतीय नौसेना एग्रेशन के लिए बनी है। हमारे पास नंबर्स छोटे हैं, लेकिन हमारी जो नेवी है, भारत की नेवी जो है वो एग्रेसिव नेवी है। इट कैन ऑफेंसिव ऑपरेशंस और डिफेंसिव ऑपरेशन दोनों के लिए है। चीन की नौसेना डिफेंसिव है, चीन की आर्मी डिफेंसिव है, उनके सारे वेपन्स डिफेंसिव है, क्योंकि चीनी कभी लड़ ही नहीं सकते। महाभारत का इतिहास आपको बताता हूं कि चीनी सोल्जर्स कौरव सेनाओं में थे और उनको समझा ही नहीं जाता कि सोल्जर्स हैं, उनको माना जाता था सपोर्ट स्टाफ है, जो घोड़ों की रक्षा करते हैं वो काम करते थे चीनी सैनिक। मैं बताऊंगा आपकी नई बुक में कैसे मैंने लिखा है उसके बारे में, और तथ्यों पे आधारित है। तो डिफेंसिव तो कभी, वो ऑफेंसिव कभी थे ही नहीं, वो डिफेंसिव थे। वो तो सरकंडे बनाने वाले, तीर बनाने वाले लोग थे, तीर बनाते थे, घोड़ों की रक्षा करते थे, हाथी के चारों ओर खड़े होते थे। ये हर सोल्जर एक हाथी का पैर की रक्षा कर रहा है और पिछवाड़े की पूंछ की रक्षा कर रहा है, ये उनका काम था। योद्धा तो उनको माना ही नहीं गया कभी भी इतिहास में। तो इसीलिए वो आज भी लड़ने आएंगे तो फिर वो पीछे से बैठ के लड़ते हैं, वो सामने बैठ के नहीं लड़ सकते। और हिंदू तो हमेशा योद्धा रहा है, समस्त हिंदू कौम योद्धा कौम है। जो लोग धमकी देते हैं बार बार हिंदुओं को कि हम पुलिस हटा दो, अरे भाई पुलिस हट गई ना तो आपका नाम मिट जाएगा यहाँ से, भारत से। बोलते हैं हिंदुओं को धमकी देते हैं, उल्टा धमकी देते हैं, भाई कर लो प्लीज, हटा दो, चाहते हैं हटा दो, फिर देखो क्या होता है। तो पॉइंट इज, क्योंकि भारत का लॉ उनकी रक्षा कर रहा है ना, इसलिए ऐसे उछल रहे हैं, नहीं तो कहाँ उछलेंगे, गायब हो जाएंगे, सेकंड्स में गायब हो जाएंगे। तो द पॉइंट इज कि अगर मतलब इसी पॉइंट कंप्लीट करता हूं मैं, अगर बांग्लादेश की बंगाल की गवर्नमेंट नहीं होती तो क्या बचते थे कोई भी आतंकवादी? तो सब पनप रहे स्टेट प्रोटेक्शन में, और कुछ नहीं है। चीनियों के साथ ऐसा नहीं है। चीनी जो है, जो चीन का जो अभी उनका खान पान और ये सब जो आप देखेंगे वो तो म्लेच्छ जातियों का ही है, उनका खान पान, उस पर तो भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो चीनी सेंट्स हैं, चीनी जो फिलोसोफर्स हैं, वो तो सब भारत से कनेक्टेड है। वुनसांग फेमस फिलोसोफर जो है, उनके सारे भारत से कनेक्टेड है। चाइनीज आउट ऑफ वॉर जो लिखते हैं, जो अननोन बताते हैं, सन त्जू तो इमेजिनरी नाम है, जो अननोन जो वॉर है वो तो कनिक और धृतराष्ट्र का डिस्कशन है। वो तो कनिक और डिस्कशन है, वो मैंने अपनी बुक नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन में लिखा है कि वो तो सन त्जूज आर्ट ऑफ वॉर तो कनिक और नारद का डिस्कशन है, कनिक और धृतराष्ट्र का डिस्कशन है। जो हमारा डिस्कशन है वो नारद युधिष्ठिर वाला है, उसको रिजेक्ट करते हैं धृतराष्ट्र कि भाई ये गलत है आप बता रहे हैं। वो उसको उन्होंने सन त्जूज आर्ट ऑफ वॉर बना दिया है, उसमें वही सब लिखते हैं जो एग्जैक्टली आप बात करते हैं। मैं उस पर कभी एक शो करूंगा कि किस तरह कनिक का डिस्कशन को उन्होंने सन त्जूज आर्ट ऑफ वॉर बना, क्योंकि सन त्जू इमेजिनरी नेम है, वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो द चीन और भारत की एकता, मतलब ये पुराना किंगडम वापस आ रहा है, ग्रेटर भारतवर्ष। और जो भी अब इस्लामिज्म को मानते हैं, भाई आप तो अरबी लोग हैं, चले जाओ वहां पे, क्योंकि भारत में रह के आप अरबी मानसिकता नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है। इतना ही शौक है तो जाओ लड़ो जाके पैलेस्टीनियन के साथ, देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ, आपको काफिर मान के जूते साफ कराएंगे।
और क्या क्या कराएंगे, जो इमरान खान के साथ हुआ था वो आपके साथ भी होगा, समझ रहे हैं आप। तो वो कॉम है, वो अलग कॉम है, जू है, जू कॉम। तो एनीवे द पॉइंट आई एम सेइंग इज, चीन और भारत, चीनी और हिंदू और जापानी और ये जो साउथ कोरिया, ये सारे सिमिलर सोर्स सिविलाइजेशंस हैं। इनकी एकता से पश्चिम डरता है, और डरता है इसलिए क्योंकि ये एरिया हमेशा से धनी रहा है। इस एरिया में, सेंट्रल एशिया में, इट्स रिचेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन हम लुटाते रहे हैं अपने डिविजन्स के चक्कर में। हम हर बार हम बड़ी बड़ी लैंड्स खो दी, पपुआ ने गिनिया को कटवा दिया, जो अभी बोलते हैं, उसका नाम तो द्वीप का नाम अलग है, सुवर्ण द्वीप है। सुवर्ण द्वीप, जावा और रुपयक द्वीप नाम है पुराना। हमने ऑस्ट्रेलिया खो दिया इनके चक्कर में, शालमली द्वीप है। हम तो पूरा पैसिफिक ओशन खो बैठे हैं इनके चक्कर में। अब शायद थोड़ी अकल आनी शुरू हुई है कि भारत और चीन की कोई लड़ाई नहीं है। भारत की सीमाएं तिब्बत से मिलती हैं, चीन से नहीं मिलती। तिब्बत जो त्रिगर्त है वो हमारे भारत देश का पार्ट है, और उसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस टेरिटरी होनी चाहिए, जो शुड बी जॉइंटली गवर्न्ड बाय इंडिया एंड चाइना। और हमको युद्ध के सारे सामान हटा देने चाहिए, और साथ में एक दूसरे के अंदर गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस बनाना चाहिए, सिमिलर सिविलाइजेशन, सिमिलर लैंग्वेज। एक स्कॉलर है, अमेरिकन स्कॉलर, उन्होंने स्टडी किया कि चीनी भाषा में 35,000 शब्द संस्कृत के हैं। चीनी भाषा में 35,000 शब्द तो संस्कृत से आए हैं। तो इतने तो कॉमन कनेक्शंस हैं, देवी देवता कॉमन है, और हम क्यों लड़ रहे हैं इन मुसलमानों के चक्कर में? ये तो कहां से इनको खुद ही पता नहीं है, जबरदस्ती कन्वर्टेड लोग हैं, है ना। तो ये थॉट्स आर डॉनिंग अप नाउ, और उसमें हमारा बहुत योगदान है सतोलॉजी, क्योंकि हमारी बुक्स वहां खरीदी जाती है। ये बुक मेरी बिकती है वहां पे हांगकांग में। लोग देख रहे हैं इसको कि भाई हमारा इतिहास तो महाभारत से कनेक्टेड है, कॉमन इतिहास है महाभारत में। ये इससे पुरानी कोई पुस्तक इस मॉडर्न टाइम में नहीं है। रामायण तो उसके पहले की है, और पुराण और ये सब अभी लिखे गए, महाभारत के समय लिखे गए। तो महाभारत हमारा एक्चुअल इतिहास है, और उसके माध्यम से चीन और भारत यूनाइट होते हैं, डिवाइड नहीं होते। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो ब्रिटिश के लिए चलती थी, जो काम अमेरिकन ने यूक्रेन में किया वही किया उन्होंने चीन के साथ, भिड़वा दिया उसको बाकी सब देशों से। और चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बोला भाई तुम तो यहां पर हो, वो तो भाई डॉलर बात कर रहा था, अब डॉलर जा रहा है तो कैसे करोगे? अब ये कैसे पता लगा चीन को? कोविड के बाद चीन को $3 ट्रिलियन जमा करने के लिए 50 साल लगे, 60 साल लगे। अमेरिका ने $4 ट्रिलियन प्रिंट कर दिए एक हफ्ते में। अब अरे भाई अब तो इतने साल से मुफ्त में बेच रहे थे, और प्लस हम क्यों हमारे को सैंक्शन का भी धमकी लगा दिया। अब चीन चाहता है कि डाइवर्सिफाई हो, हमको नहीं ट्रेड करना फेक करेंसी के ऊपर। हमको सब जगह जो हमको वास्तविक ट्रेड करना है, वास्तविक देशों से ट्रेड करना है, जो पुराने देशों उनसे ट्रेड करना है। हमको ट्रेड नहीं करना ऐसे किसी भी राष्ट्र से। तो चीन और भारत सबको समझ में आना शुरू हुआ भाई हमको बायलैटरल करना है, भाई हम क्यों खरीदे डॉलर किसी और का। तो नाउ द ट्रूथ इज डॉनिंग। और जो चीन ने कभी भी कुछ भी आविष्कार नहीं किया, उनकी भाषा भारत से, रिलीजन भारत से, उनका थॉट प्रोसेस भारत से। वो बड़े सिंपल लोग हैं, वो टोकरियां बनाते थे बैम्बू की, और वही उनका स्वभाव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसलिए कभी कभी वो डर जाते हैं भारतीयों को देख के, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत चलती है। तो थोड़ा रेसिस्ट ओवरटोन्स आ जाता है कि भाई भारतीयों को मत बुलाओ, बहुत नेगोशिएट करते हैं। इंडियन बिजनेस जाते हैं ना, बहुत नेगोशिएट करते हैं वहां। तो वो नेचुरल है भाई, करेंगे, और वो भी बहुत करते हैं नेगोशिएट। आप चीनी को देखा होगा, वो आपसे पैसा लेगा लेकिन देगा नहीं वापस। सिमिलर क्वालिटीज भारतीयों में, चीनियों में, जूस में काफी सिमिलर क्वालिटीज है। जूस के साथ चक्कर क्या है कि वो उन्होंने पूरा यूरोप में सर्विसेज इंडस्ट्री पूरा कंट्रोल कर लिया,
तो वहाँ के जो हिटलर था उसका रिलीजन तो आपको मालूम है कौन सा है, बताऊंगा नहीं, है ना, रोम वाला। तो उसका वहाँ से उसको मरवाया उन लोगों ने, और जूस को। वही मेन रीजन है, जूस को मालूम है एंटीसेमिटिज्म कितना होता है वहाँ। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बॉर्न होमी टुडे, ये भारतीय गवर्नमेंट का बहुत ही मैच्योर स्टेप है, क्योंकि आज चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी को डराने के लिए या उसको लॉस का दिखाने के भारतीय सेना की क्षमता बन चुकी है। चीनियों को स्ट्रेंथ समझ में आती है, अमेरिकियों को भी स्ट्रेंथ समझ में आती है। अब जैसे ही अमेरिका ने देखा कि भाई ये भारत को हम टच नहीं कर सकते, चीनियों ने बोला हम भी टच नहीं कर सकते। चीनियों ने थोड़ा टेस्ट किया पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान तो सबकी हीरा मंडी है, समझ रहे हैं आप, लाहौर में ही थी यार हीरा मंडी। तो उन्होंने टच किया, भारत को टेस्ट किया, भारत ने उनको सिंदूर लगा दिया, भाग गए। अब दोस्ती का काम होगा। गलवान में क्या, 1962 में जो गलती की थी वो नेहरू की गलती थी। नेहरू शुड बी ब्लेम्ड फॉर द डिबैकल, नॉट भारत। और ये करने के बाद अब जो है बात बदलने वाली है, क्योंकि अब पीओके का रास्ता जो है, ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर से चलेंगी सेंट्रल एशिया के लिए, और इसमें पूरा चीनी सहयोग होगा और चीनियों के साथ चलेगी। थोड़ा बहुत जो परिवार में भी होता है तो वो नुका झोंकी चलती रहेगी। तो भारतीय एजेंसीज को संभालना ही पड़ेगा चीन को, और भारतीय सेनाओं को संभालना पड़ेगा चीन को। लेकिन अमेरिका के कहने पे युद्ध नहीं करने वाले हम लोग बेवकूफ नहीं, हम लोग यूक्रेन नहीं है ना। जो अमेरिका क्रिएट कर रहा है म्यांमार में, ये क्या आपको क्या लगता है कि चीनी कैंप से अटैक हुआ, क्या कॉपरेशन ही हुआ था? बहुत कॉपरेशन हुआ था हर तरफ से। तो धीरे धीरे वो डिसमेंटल हो रहा है और एशिया अपनी नई यूनिटी पे आ रहा है। एशिया इज रिवाइविंग इट्स यूनिटी। अब एशिया अपने आप को लुटने नहीं देगा। फिलीपींस एक कॉलोनी है, आप देखिए, अमेरिका की कॉलोनी, गरीब ही गरीब है, कभी रिच होगा ही नहीं। फिलीपींस कैथोलिक और अमेरिकन कॉलोनी, गरीब है। साउथ अमेरिका, मैक्सिको, गरीब है। मैक्सिको में जो भी आपको रिचनेस दिखता है ना, ये सब सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है। अब जमीन पे जाके देखो आप, एवरेज मैक्सिकन के लिए कितना, 41% पावर्टी है, 41%। ये है मैक्सिको, क्योंकि वहाँ ये लोग रूल करते हैं। और साउथ अमेरिका में आप देखेंगे बोलीविया से शुरू हुआ है इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, और चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना पूरी कॉलोनी, यूरोपियन कॉलोनी, मार डाला उन्होंने सबको। द वर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स ऑफ अर्जेंटीना। छुप के बैठे हैं सारे वो नाजीज वहां पे। और अमेरिका में भी आप देख रहे हैं नाजीज का पावर आ चुका है। तो इस तरह अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, इसमें भारत और चीन की जो इनिशिएटिव लिया है मोदी गवर्नमेंट ने, दैट इज फैंटास्टिक। वो करना चाहिए को, और आगे बढ़ाना भी चाहिए। सो आई एम फुल सपोर्टर। और जो वहाँ से जो मैसेज भेजा है उन्होंने पश्चिमी देशों को कि भाई हम अपने बायलैटरल रिलेशंस मैनेज करते हैं, और भारत एससीओ में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी है। कुछ लोग बोल रहे थे एससीओ से बाहर निकल जाना चाहिए, टोटली रॉन्ग है ना। अभी तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, महासागर नीति है भारत की, पूर्व लुक ईस्ट पॉलिसी है भारत की, और साथ में भारत में जी ग्लोबल साउथ की मीटिंग भी है, और अगले साल ब्रिक्स की भी मीटिंग है भारत में। तो भारत ये सारी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन मीटिंग्स में भारत रहेगा। भारत का वर्क इज कोऑपरेटिव, भारत का वर्क इज कोऑपरेशन के थ्रू है, और विद रिवाइज्ड बैलेंस ट्रेड रूल्स अभी सेटअप होंगे, आप देखेंगे थोड़े दिनों में। एंड भारत और चीन का ट्रेड और बढ़ेगा। $500 बिलियन जो अमेरिका के साथ बात हो रही है, शायद वो कभी अचीव ही ना हो। अगर अचीव भी होगा तो 400 बिलियन प्रॉफिट भारत का होगा, 100 बिलियन अमेरिका का होगा, क्योंकि उनके पास है नहीं कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए। हम लोग उनसे कुछ शस्त्र खरीदने वाले भी नहीं है, और इंजन भी उनको सप्लाई करने पड़ेंगे, अब शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है वहां पे। अगर कुछ बेचना है तो वो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को अमेरिका को पूरा करना पड़ेगा। और भारत भी अभी इंजन टर्बाइन, राजन कुटे बनाया इंजन टर्बाइंस का, तो भारत AMCK को 130 किलो न्यूटन इंजन बना के छोड़ देगा, 110, 130,
और बाद में पैसेंजर यूनिट्स में आप देख सकते हैं कि भारत का एशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर की आने की जरूरत है, वो कोऑपरेशन में ही बनेगा। और मैं देखना चाहता हूं इफ भारत एंड चाइना कैन कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट तो बोइंग 777 जैसा प्लेन बना के दिखाए। वेरी गुड प्लेन एक्चुअली, बाय द वे मैं प्लेन्स को बहुत स्टडी करता हूँ, मेरा हॉबी है, बट वो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोऑपरेशंस इन द वर्ल्ड, भारत, रशिया एंड चाइना। तो लॉट ऑफ चेंजेस इन द प्ले एंड वी शुड स्टे कंस्ट्रक्टिव। हम लोग चाहते हैं कि नेटिव अमेरिकन को पूरे राइट्स मिले एंड और अमेरिका भी समृद्धिशाली रहे, गौहत्या थोड़ी कम हो, भारत में भी गौहत्या कम हो। और मेरा एक ही निवेदन रहेगा इस शो को कंप्लीट करने से पहले कि भारत अपने गोवंशों को ब्राजील ना भेजे, वहां पे उनकी हत्या होती है, तो प्लीज उसको देखें। ये मेरा निवेदन रहेगा, जो भी देख रहे हैं शो, आप भारतीय गवर्नमेंट पे फोर्स डालें कि ये ना हो। और भारतीय गौ माता, भारत की गौ इतनी बड़े कि हर भारतीय के लिए 10 गाय हो, इतनी गाय रहे। जरूर हमारे गुरुकुल में जुड़िएगा। गुरुकुल पे हम धार्मिक विषय पे बात करते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कशंस होता है, तो यू विल एंजॉय अ लॉट। और मेरी नई सीरीज शुरू होने वाली रामायण पे, उसको आप जरूर देखिएगा, बिकॉज अभी तक जो रामायण पढ़ाई गई है वो कमर्शियल तरीके से पढ़ाई गई है। हम लोग जो पढ़ाएंगे वो वाल्मीकि की भक्ति में पढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।